Hello, my curious students. I am Apu Pankaj, and today we are going to learn about units and measurement. तो चलिए शुरू करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां हमारे आसपास की वे चीजें हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जैसे कि लेंथ यानी कि लंबाई, वेट यानी कि वजन, टाइम यानी कि समय, टेम्परेचर यानी कि तापमान या स्पीड यानी कि गति। मेजरमेंट या मापना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, यह केवल तुलना का एक खेल है। जब भी आप किसी चीज को मापते हैं तो आप मूल रूप से यह सवाल पूछ रहे होते हैं, मेरी ज्ञात यानी कि नोन चीज की तुलना में यह अज्ञात यानी कि अननोन चीज कितने गुना बड़ी या छोटी है। हमारे जो भी मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो नेचर या यूनिवर्स ने हमें नहीं दिए हैं, बल्कि ये सब हमने यानी इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए खुद डिसाइड किए हैं। लंबाई नापने की यूनिट फुट की शुरुआत असल में एक राजा के पैर की एक्चुअल लंबाई से हुई थी। मीटर का डिसीजन भी इंसानों ने ही लिया था। ओरिजिनली इसे अर्थ के इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक के डिस्टेंस के 1 करोड़वें हिस्से के तौर पर डिफाइन किया गया था। हमारे सारे मेजरमेंट सिस्टम्स, चाहे वो फुट हो या मीटर, ये सब बस इंसानों की आपसी सहमति यानी कि म्यूचुअल अग्रीमेंट और उनके खुद के बनाए रूल्स का ही रिजल्ट है। हमने अपनी यूनिट्स तो बना ली, लेकिन अगर सब लोग अपना अपना अलग स्केल यूज करने लगे तो क्या होगा? देखो, 2 लोग एक प्रोजेक्ट के लिए लकड़ी काट रहे हैं। दोनों ने अपने अपने हाथों की चौड़ाई को 1 इकाई मान लिया है। दोनों बहुत मेहनत करके 10 से 10 हाथ लंबी लकड़ियां काटते हैं, लेकिन जब वे उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे बिल्कुल मेल नहीं खाती। कारण बहुत स्पष्ट है, हर इंसान के हाथ का आकार अलग अलग होता है। इस तरह के व्यक्तिगत मापन हमेशा विफलता और बेमेल परिणामों की ओर ले जाते हैं। इसका समाधान है एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ मानक यानी कि इंटरनेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड। दुनिया भर के लोगों को एक साझा पैमाने पर सहमत होना पड़ा। जब दोनों लोग एक मानकीकृत पैमाने जैसे 10 इंच का सार्वभौमिक स्केल का उपयोग करते हैं और अपनी लकड़ियां काटते हैं, तो वे पूरी तरह से और बिल्कुल सटीक रूप से एक साथ फिट हो जाती हैं। जब हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं तो असल में हम उसकी तुलना एक मानक संदर्भ यानी कि स्टैंडर्ड रेफरेंस से कर रहे होते हैं। इस मानक को हम इकाई या यूनिट कहते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति है। तो जब भी आप किसी मेजरमेंट या नाप का रिजल्ट देखते हैं तो वो हमेशा 2 चीजों में दिखाया जाता है, एक नंबर और उसके बाद उसकी यूनिट। अब देखो, भले ही नापने के लिए ढेरों फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां हैं, लेकिन उन सबको बताने के लिए हमें सिर्फ कुछ ही यूनिट्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स को ही फंडामेंटल या बेस यूनिट्स कहा जाता है। बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, और डिराइव्ड क्वांटिटीज से मिलने वाली इन यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इन सभी यूनिट्स के पूरे सेट को, यानी बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों को मिलाकर सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। पुराने समय में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट्स नापने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स का इस्तेमाल करते थे। कुछ समय पहले तक ऐसे ही 3 सिस्टम्स, सीजीएस, एफपीएस या ब्रिटिश सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, काफी ज्यादा यूज किए जाते थे। सीजीएस सिस्टम में ये सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड थे। एफपीएस सिस्टम में ये फुट, पाउंड और सेकंड थे। एमकेएस सिस्टम में ये मीटर, किलोग्राम और सेकंड थे। फिलहाल दुनिया भर में मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड सिस्टम यूज किया जाता है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या सीधे कहें तो एसआई सिस्टम। यह सिस्टम हमें सिंबल्स या चिन्ह, यूनिट्स और एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स के लिए एक जैसा सेटअप देता है।
इसे पहली बार 1971 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने बनाया था। फिर नवंबर 2018 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स ने इसमें एक बड़ा अपडेट किया ताकि सब कुछ बिल्कुल सटीक और अप टू डेट रहे। यह स्कीम अब साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कामों में इंटरनेशनल लेवल पर यूज की जाती है। चूंकि SI यूनिट्स डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, पर काम करती हैं, इसलिए इस सिस्टम के अंदर कन्वर्शंस, बदलाव करना काफी आसान और कन्वीनियंट यानी कि सुविधाजनक होता है। SI में कुल 7 बेस यूनिट्स होती हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा एंगल्स या कोण को नापने के लिए 2 और यूनिट्स बनाई गई हैं। पहले आता है प्लेन एंगल। आप इसे एक फ्लैट, 2 डायमेंशनल एंगल की तरह समझ सकते हैं, जैसे किसी सर्कल का एक स्लाइस। इसे कैलकुलेट करने के लिए सर्कल के आर्क की लंबाई को उसकी रेडियस से डिवाइड किया जाता है। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है, जिसे RAD लिखा जाता है। दूसरा आता है सॉलिड एंगल, जो 3 डायमेंशनल होता है, जैसे किसी फ्लैशलाइट का कोन या किसी स्फीयर या गोल का एक स्लाइस। इसे कैलकुलेट करने के लिए स्फीयर के सरफेस, सतह पर कटे हुए एरिया को उसकी रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड किया जाता है। सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन होती है, जिसे SR लिखा जाता है। इन दोनों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सिर्फ प्योर नंबर्स हैं, जिनमें मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई या टाइम, समय जैसी कोई फिजिकल डायमेंशंस नहीं होती। हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें इन 7 बेस यूनिट्स से डिराइव किया जा सकता है। SI बेस यूनिट्स के टर्म्स में ऐसी ही कुछ डिराइव्ड यूनिट्स इस टेबल में दी गई हैं। इन SI डिराइव्ड यूनिट्स को कुछ खास, स्पेशल नाम दिए गए हैं, और बाकी की डिराइव्ड SI यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इन स्पेशल नाम वाली यूनिट्स और 7 बेस यूनिट्स दोनों का ही यूज किया जाता है। जनरल यूज या आम इस्तेमाल के लिए जो दूसरी यूनिट्स रखी गई हैं, वो इस टेबल में दी गई हैं। मल्टीपल्स और सबमल्टीपल्स के लिए कॉमन SI प्रीफिक्सेस और सिंबल्स इस टेबल में दिए गए हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, केमिकल एलिमेंट्स और न्यूक्लाइड्स के सिंबल्स इस्तेमाल करने के लिए जनरल गाइडलाइंस। फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स आमतौर पर सिंगल लेटर्स के होते हैं और उन्हें इटैलिक, तिरछे अक्षरों में प्रिंट किया जाता है। लेकिन अगर कोई 2 लेटर्स वाला सिंबल किसी प्रोडक्ट, गुणा में एक फैक्टर की तरह आ रहा हो, तो उसे बाकी सिंबल्स से अलग रखने के लिए थोड़ा स्पेस, जगह देना जरूरी होता है। जब आप फिजिक्स के इक्वेशंस लिख रहे हों, तो ध्यान रखें कि उनमें कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यानी एब्रीविएशंस का यूज नहीं करना चाहिए। जैसे किसी इक्वेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी दिखाने के लिए आप P लेटर्स का यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप अपने मेन टेक्स्ट में ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर भी रहे हैं, तो उन्हें हमेशा एक नॉर्मल और सीधे फॉन्ट में लिखा जाना चाहिए, न कि इटैलिक्स यानी तिरछे फॉन्ट में।
आमतौर पर किताबों में वेक्टर्स को बोल्ड और बिल्कुल सीधे अक्षरों में छापा जाता है। लेकिन क्लासरूम में, यानी जब बोर्ड पर लिखा जाता है, तो वेक्टर्स को दिखाने के लिए उनके सिंबल के ऊपर एक छोटा सा एरो या तीर बना दिया जाता है। जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनके बीच थोड़ा स्पेस यानी जगह छोड़नी चाहिए। वहीं जब आप एक क्वांटिटी को दूसरी से डिवाइड करते हैं, तो इसे दिखाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप उनके बीच एक आड़ी लाइन खींच दें। दूसरा तरीका है कि आप स्लैश यानी तिरछी लाइन के निशान का यूज करें। और तीसरा तरीका यह है कि आप ऊपर वाली संख्या यानी न्यूमरेटर को नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर की पावर -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दें। बस ध्यान रखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग और बिल्कुल साफ दिखाई दें। इसके लिए सही जगहों पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल जरूर करें। जब भी आप केमिकल एलिमेंट्स यानी रासायनिक तत्वों के सिंबल्स लिखते हैं, तो उन्हें हमेशा नॉर्मल और सीधे फॉन्ट में ही लिखा जाना चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि इन सिंबल्स के तुरंत बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता। उदाहरण के लिए, जैसे हम कैल्शियम के लिए Ca, कार्बन के लिए C, हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He या यूरेनियम के लिए सिर्फ U लिखते हैं। जब भी हम विज्ञान में किसी न्यूक्लाइड को लिखते हैं, तो उसके नंबरों को केमिकल सिंबल के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे की ओर लिखा जाता है। इसमें नीचे लिखा जाने वाला नंबर उसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या होती है, और ऊपर लिखा जाने वाला नंबर उसका मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या होती है। अगर हमें किसी आयन की आयनाइजेशन स्टेट यानी उस पर मौजूद चार्ज को दिखाना हो, तो उसके सिंबल के ऊपर दाईं तरफ नंबर लिखे जाते हैं। इसे राइट सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं।